एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग चलिए गाइस पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप बायोलॉजी देख रहे हो क्लास 12th, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे। आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, कि भाई डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है इसके बारे में समझना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन रीड करके ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ये गारंटीड है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी 3D पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ली है और उन पिक्स के हिसाब से उनके थ्रू मैंने आप लोग को सारी चीज़ें समझाई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो या फिर मेल करो, आपको सारी हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मिलेंगी। और कुछ चीज़ें हैं जिनका आप यहाँ पे इस चैप्टर में कंसेप्ट समझ सकते हो, ना कि उसके नोट्स क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप नोट्स क्रिएट करोगे तो फिर से उतनी ही बड़ी दूसरी बुक बन जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा कि आप लोग उसे समझ लो कंसेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लाइन वाइज लाइन बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो गाइज, अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई डीएनए वगैरह उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर कैसे होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ठीक है, तो ये है अपना सेल, कुछ इस तरह अपना सेल होता है अपने बॉडी के अंदर। फिर उसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ क्रोमोजोम, यहाँ पे इस तरह कुछ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, और इस क्रोमोजोम के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, इसके क्रोमेटिड्स में डीएनए होते हैं। ठीक है, और इस सेंटर को, जिससे ऊपर के जो ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये क्रोमेटिड जिससे भी अटैच होता है इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये है अपना सेंट्रोमियर। ठीक है, और यहाँ पे ये होते हैं डीएनए, इसे हम कहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, इसे अच्छे से याद रखना। तो यही डीएनए क्या रिप्लिकेशन वगैरह के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो डीएनए का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से अच्छे से, ये है अपना कुछ ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है गाइस, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये अपना डीएनए का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ओके, और यहाँ पे ना कुछ स्ट्रैंड होते हैं इस तरह, यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे अच्छे से ध्यान समझना। ऐसे यहाँ पे स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड से कनेक्टेड न्यूक्लियोटाइड, जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, इनका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज होंगे उनका ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। वो है एडेनिन, फिर उसके बाद गुआनिन, फिर साइटोसिन, फिर यहाँ पे थाइमिन। 4 ही होते हैं डीएनए के अंदर। और यूरासिल कहाँ होता है, आरएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर यूरासिल की जगह में थाइमिन होता है। टोटल 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजिनस बेसेस भी कहते हैं। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये समझनी है कि ये डीएनए का ये जो दोनों चीज़ है, यहाँ पे आपको समझ रहा होगा अच्छे से, ये जो दोनों चीज़ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैंड। ठीक है, अच्छे से याद रखना। ये दोनों स्ट्रैंड, एक ब्लू लाइन में जो दिख रहा है और एक जो रेड लाइन में दिख रहा है, इसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। और इनका एक नाम है, मान लो अगर ये स्ट्रैंड 3' है तो यही ब्लू वाला स्ट्रैंड यहाँ पे आके 5', ऐसा नाम होता है। ठीक है, और अगर ये 5' है तो ये क्या रहेगा, 3' रहेगा। ऐसे यहाँ पे स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, ये इसके नेम हो गए, आपको अच्छे से समझ गया होगा। फिर यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड की पेयरिंग होती है। कभी भी याद रखना कि जो एडेनिन होता है, जो एडेनिन है, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि एडेनिन कैसे दिखता है। और एडेनिन हमेशा याद रखना कि थाइमिन के साथ ये हमेशा बॉन्डिंग करता है। इस डीएनए में जो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर में जो बॉन्डेड है स्ट्रैंड से, ये जो ग्रीन में ये जो यहाँ पे बॉन्डेड है, ये सब के सब क्या होते हैं, यही एडेनिन है। गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल इन्हीं से बनता है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। और जो ग्वेनिन होता है, ग्वेनिन हमेशा याद रखना, ये हमेशा साइटोसिन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग की पेयरिंग करता है। तो जब भाई यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है तो वो कितने बॉन्ड होंगे, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन यहाँ पे और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ऐसे यहाँ पे पेयरिंग चलती है, मतलब कि देखो एडेनिन की डबल पेयरिंग, फिर यहाँ पे गुआनिन की यहाँ पे ट्रिपल पेयरिंग। तो ऐसे यहाँ पे पेयरिंग चलती है। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह होता है। अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से बस समझना। चलो मान लो अगर यहाँ पे ये एडेनिन है, यहाँ पे अगर अच्छे से समझना, ये एडेनिन है तो ये डबल बॉन्डेड ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा आएगा अपना गुआनिन, ट्रिपल बॉन्डेड सी के साथ ऐसे। फिर यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्डेड टी ऐसे, और फिर यहाँ पे गुआनिन ट्रिपल बॉन्डेड सी के साथ। तो कुछ इस तरह यहाँ पे पेयरिंग होती है, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ओके, तो इसे अच्छे से याद रखना।
इसमें हमेशा याद रखना एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन की पेयरिंग होती है। अब हमको करना है रेप्लिकेशन। तो जब हम रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ध्यान देना अच्छे से कैसे रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन करने से पहले इस स्ट्रक्चर का हम समझ लेते हैं कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन कैसे दिखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखो अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइनर ग्रुप्स और मेन, यहाँ पे दोनों माइनर ग्रुप्स ही हैं। बस आपको इतना समझना है कि एडेनिन और साइटोसिन, देखो यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, और ये देखो यहाँ पे ये पहला दूसरा तीसरा बॉन्ड, और ये एडेनिन और थाइमिन में यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड। इस चीज को समझना। आप इस चैप्टर को बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है, वहां पे केमिस्ट्री में ये सारे स्ट्रक्चर आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ओके, और ये कैसे करना है, ये लर्न कैसे करना है, सारी चीजें जब मैं केमिस्ट्री का सेशन लूंगा तो आपको समझ जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस केमिस्ट्री के अपलोडेड हैं, उन्हें जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट से लेके 3rd चैप्टर तक, आयोनिक इक्विलिब्रिया, और ये बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड है, जाओ उन्हें अच्छे से वॉच करो। ओके, तो ये ऐसा कुछ इनमें पेयरिंग होती है अंदर में, यहाँ पे ऐसा एडेनिन और यहाँ पे देखो साइटोसिन का, और ये एडेनिन और थाइमिन का। ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन का और एडेनिन थाइमिन का, इस तरह। तो अभी हमको समझना है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब ये रेप्लिकेट कैसे होता है। तो ध्यान देना अच्छे से, जो डीएनए मॉलिक्यूल है यही सब कुछ अपने बॉडी में क्रिएट करता है। जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनको मतलब सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली एंड ओनली डीएनए। ठीक है, और ये डीएनए खुद को भी रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे अभी 2 टाइप के फंक्शन आपको दिखाऊंगा मैं, थोड़े टाइम रुक जाओ, बस कैसे इसकी पेयरिंग होती है पहले वो समझ लो, मतलब कैसे रेप्लिकेट होता है। देखो ये अपना एक्चुअल डीएनए है, ये है अपना एक्चुअल डीएनए, और इससे यहाँ पे देखो ये 2 टाइप में 2 डीएनए में रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये न्यू डीएनए फॉर्म्ड है एक सिंगल से डीएनए से। तो ये कैसे, आखिर यहाँ से ये कैसे फॉर्म होता है। आप देख रहे हो कि इसका एक स्ट्रैंड इस साइड आ गया है, इसका दूसरा स्ट्रैंड इस साइड चला गया है, और यहाँ पे एक रेड वाला देखो, यहाँ पे अच्छे से ये न्यू वाला स्टैंड, यहाँ पे रेड वाला न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ है, और बीच में न्यूक्लियोटाइड फिर से बन गए हैं। और इन जो न्यू फॉर्म्ड डीएनए जो अच्छे से फॉर्म हुआ उसे हम डॉटर डीएनए कहते हैं। तो आप लोग को बस एक चीज में पहली बात तो फोकस करना है कि जो ये ब्लू वाला, यहाँ पे ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला अपना ये वाले डीएनए का है, और यहाँ पे जो रेड वाला क्रिएट हुआ है, ये रेड वाला न्यू फॉर्म हुआ है, न्यू कहीं से आया है ये स्ट्रैंड। समझा कि नहीं अच्छे से, आपको यही कंसेप्ट ध्यान देना है, यही आपको समझेगा। जो रेड वाला यहाँ पे डॉटर वाले मॉलिक्यूल में आया है, ये कहीं ना कहीं से आया हुआ स्ट्रैंड है, और बीच में यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड है ये तो अपने बेस पेयर है। ठीक है, और जो ये ब्लू वाला था ये तो पहले अपने इस ओल्ड वाले से आया था। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ पे स्ट्रैंड, मतलब क्या होता है, सारा का सारा न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स डीएनए के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ चुकी है ये बात कि भाई जो नया अपना ओल्ड डीएनए था उसका एक स्ट्रैंड ऊपर जाएगा, एक स्ट्रैंड ऐसे बीच में कुछ इस तरह अलग अलग स्प्रेड हो जाएगा, बीच से उसके बॉर्डर साइड में चले जाएंगे, और फिर न्यू वाला आके और नया यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसी चीज को आज हमको समझना है। ठीक है, लाइन से अच्छे समझेंगे इनके बीच में क्या क्या चीजें होती है, ये नया रेड वाला स्ट्रैंड कहाँ से आया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज हमको स्टेप बाय स्टेप यही चीज समझना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज भी आप लोग देख लो अच्छे से, आपको सारी चीजें समझ जाएंगी। मैंने इसको बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये हो सके तो ये स्ट्रक्चर रोज एक मेमोराइज करो, साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन यूरासिल के, और ये साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन और थाइमिन के। तो ये स्ट्रक्चर्स को आप लोग मेमोराइज करो, बेस पेयर वगैरह, ये जो डायग्राम है इसको मेमोराइज करते रहो कि समझ जाएगा। चलिए, अभी हम यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो चीज है वो सारी चीजें समझ चुकी हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डीएनए रेप्लिकेशन ये हमको पढ़ना है। तो दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल के अंदर, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, और इसके यूनिक फीचर के वजह से, जो इसका यूनिक स्ट्रक्चर है इसके वजह से ये कंट्रोल करता है जितने भी सिंथेसिस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। आप कहोगे सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो सिंथेसिस का मतलब टू जनरेट और टू क्रिएट, यानी न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ही सिंथेसिस होता है। तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंड के साथ अंदर बेस पेयर अटैच होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये इसका यूनिक स्ट्रक्चर है, और इसके इसी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये नए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। डीएनए कभी भी रेप्लिकेट होने के बाद ये न्यू डॉटर सेल को फॉर्म करता है, डीएनए के ही जो डॉटर सेल होते हैं उनको बनाता है। मैंने आपको भी दिखाया था कैसे। देखो ये अपना क्या हो गया, मदर वाला डीएनए, जो न्यू डीएनए है, ओल्ड डीएनए भी इसे हम कहते हैं, और जो यहाँ पे न्यू डीएनए फॉर्म हुआ है इसे डॉटर मॉलिक्यूल या डॉटर डीएनए कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। फिर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं डीएनए के भाई फंक्शन क्या होते हैं। डीएनए काम क्या करता है समझ चुके हो, नए मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करने का काम करता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला हो गया हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन,
और दूसरा हो गया ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। दोनों फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको समझ के रखना है। एक का नाम है, ध्यान देना, हेट्रो कैटालिटिक, एक का नाम है ऑटो कैटालिटिक, ध्यान देना अच्छे से। तो अभी देखो, डीएनए ही सेल के अंदर सारी चीजों को फॉर्म करने का काम करता है, डीएनए ही सब कुछ बनाता है। डीएनए खुद को भी बनाने का काम करता है और अनदर जो दूसरे मॉलिक्यूल है, अदर मॉलिक्यूल को बनाने का काम भी डीएनए ही करता है। तो ये कैसे, तो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है इनके दो फंक्शन। पहला है हेट्रोकैटालिटिक और दूसरा है ऑटोकैटालिटिक। तो जो हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन होता है, तो जब डीएनए सिंथेसाइज करता है मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब डीएनए जब वो सारे मॉलिक्यूल्स को बनाता है एक्सेप्ट डीएनए मॉलिक्यूल को, खुद को छोड़ के जब वो जो दूसरे जितने भी मॉलिक्यूल उनको फॉर्म करता है, तो ऐसे वाले डीएनए के फंक्शन को हम हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन कहते हैं। लाइक सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वाला जो आपको प्रोसेस पता है, तो वही प्रोसेस ये सब हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन के अंदर आते हैं। फिर ऑटोकैटालिटिक में क्या होता है, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पे डीएनए खुद से सिंथेसाइज करता है इटसेल्फ, मतलब खुद को, जब डीएनए खुद को खुद से ही रेप्लिकेट करके बनाता है, यही आज हमको सीखना है, ठीक है। तो ये जब खुद से खुद को बनाता है तो इसे हम कहते हैं ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को, मतलब डीएनए खुद ही बना रहा है खुद को, ठीक है, जैसे कि लाइक रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया। तो आज हमको इसी रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में समझना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कि आपने 10th से ऑलरेडी पढ़ा है। तो 10th का वो वीडियो जाके ढूंढ लो, लाइव सेशन में मैंने लिया था, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में, तो उसे अच्छे से वॉच कर लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस बाय विच डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। तो किसी ने पूछा डिफाइन रेप्लिकेशन, तो क्या बताओगे, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इतना समझ चुके हो तो आज चलो स्टार्ट करते हैं ऑटोकैटालिटिक फंक्शन के बारे में। ये रहा आपके सामने थोड़ी सी एक आपको 11th की चीज बताऊंगा कि जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा था तो वहां पे बहुत सारे फेजेस पढ़े थे, लाइक इंटरफेज हो गया, फिर उसके अंदर छोटे छोटे G1 फेज, S फेज और G2 फेज, फिर G0 फेज, ये सारे सेल डिवीजन के अंदर फेज पढ़े थे। जो अपना यहाँ पे एक फेज है जो कि G1 और G2 के बीच में आता है, तो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस वगैरह, आपने सारी चीजें ये फेज 11th में पढ़ा था सेल डिवीजन चैप्टर में। ओके, तो बस इसमें से अपने को ओनली एंड ओनली एस डिवीजन को देखना है, थोड़ा सा बस पार्ट देखना है। मैंने यहाँ पे आपको इसलिए दिखाया है इस चैप्टर को क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में वो वर्ड यूज किया है, बस वर्ड यूज किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई है जिससे कि आपको समझ जाए। तो चलो लाइन से समझेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से। रेप्लिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच डीएनए रेप्लिकेट्स और डुप्लीकेट्स, एक ही बात होती है, इज नथिंग बट रेप्लिकेशन। और इसी रेप्लिकेशन की वजह से जितने भी आइडेंटिकल फॉर्मेशंस होते हैं उनको डीएनए कॉपी फॉर्म करता है उनकी, ठीक है। अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे अंदर यूकारियोटिक सेल होता है। तो जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस इन दी सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, जो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया, यही है सेल साइकिल। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये सेल साइकिल के एस फेज में, जो कि इंटरफेज का एक दूसरा फेज है, उसके अंदर होता है। अब आपको ये कैसे समझता है, इसके लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंटरफेज है और इस इंटरफेज में दो फेज आते हैं, G1 फेज और S फेज। तो इस इंटरफेज के S फेज में अपना डीएनए जो यूकारियोटिक सेल के अंदर होते हैं उनका रेप्लिकेशन इस S फेज में होता है, ठीक है। यानी कि ईच ऑफ दी 46 क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड बाय सेल, यही चीज यहाँ पे आपको समझनी थी, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये S फेज में होता है, इसलिए आपको ये डायग्राम दिखा दिया है, ठीक है। नाउ जो डीएनए होता है रेप्लिकेट करता है इन दी सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। आप कहोगे सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या है, तो फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होकर न्यू चीज फॉर्म करेगा, नए नए यहाँ पे जो चीजें फॉर्म कर दिया है डॉटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हाफ वाला जो स्ट्रैंड रहेगा, दो स्ट्रैंड से बनता है ना डीएनए, तो हाफ स्ट्रैंड इस ओल्ड वाले का ही रहने वाला है और हाफ स्ट्रैंड दूसरे वाले का रहेगा। यानी कि कितना कंजर्व किया इस न्यू डॉटर ने, हाफ ही चीजों को, नई चीज को कंजर्व किया है और हाफ स्ट्रैंड तो उसका ओल्ड वाला ही था। तो ऐसी वाली प्रोसेस को, ऐसे सिस्टम को हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। आगे इसके बारे में समझोगे और अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, द मॉडल ऑफ जो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव का था, ये वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम इसे बनाया था। और ये जो नॉर्मली होता है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये कैसे, ये जो मॉडल है कैसे रेप्लिकेट होगा, इसको अच्छे से आज हमको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
भाई अभी देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मान लो कोई भी यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है और अगर उसको नया चीजें कुछ फॉर्म करनी है उस डीएनए मॉलिक्यूल से, अपने खुद को डीएनए ही बनाना है, तो पहली बात तो डीएनए में स्ट्रैंड होते हैं और उन डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड पहले अटैच करके रखना है। देखो मान लो यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड है, तो इस दोनों स्ट्रैंड को किसने पकड़ के रखा है, ये जो अंदर के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4-4, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अंदर बाइंड करके रखते हैं। तो अपने को सबसे पहले किनको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे अपने ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है डीएनए के, दैट इज एएमपी, डीजीएमपी और यहाँ पे सीएमपी और टीएमपी। आप बोलोगे ये सब क्या है, ठीक है, तो पहले ही मैंने बोला था कि जो डीएनए होता है ये अपना फॉर्म होता है फॉस्फेट से। आपके टेक्स्ट बुक से ओनली अगर ये चीजें पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक का लेके आया है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाई है। तो डीएनए को मैंने पहले बताया था कि ये फॉस्फेट से बनता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सपोज अगर डीएएमपी लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देना अच्छे से। जो डी है इसका मतलब होता है डीएनए, ठीक है, जो ए है इसका मतलब होता है एडेनिन, ध्यान देना अच्छे से, और जो एम होता है ये होता है मोनो, और जो पी है ये है अपना फॉस्फेट। क्या है ये, अपना फॉस्फेट, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना। तो अभी आपको समझ चुका है कि डीएनए के अंदर जो एडेनिन प्लस यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसे अच्छे से समझ के रखना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब आप कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो ये आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होते हैं इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ध्यान देना। और जो न्यूक्लियस के यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये अपना हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जहाँ पे न्यूक्लियोलस वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, अच्छे से ध्यान रखना। ये एक्टिवेट होता है बाय एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फोराइलेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होते हैं, तो फॉस्फोराइलेज इस नाम के एंजाइम से। अब आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जब कभी भी आप किसी भी वर्ड के एंड में ओज वर्ड देखो तो उसको समझना कि वो कार्बोहाइड्रेट है, और जब किसी वर्ड के एंड में एज वर्ड देखना, एज, तो समझना कि वो एंजाइम है, एंजाइम, ठीक है। जितने भी एंजाइम है सभी वर्ड के लास्ट में एसी रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, तो उसे हम एज कहेंगे, एज, ठीक है, एजीई वाला एज नहीं, एएसई वाला एज, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेज, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और ये जो रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ ट्राइफॉस्फेट, दैट इज टीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये सारी चीजों को फॉर्म करता है, और ये ड्यू टू फॉस्फोराइलेज की वजह से होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। तो चलो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें डीईएमपी यानी कि यहाँ पे जो दिया एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और टीएमपी, ये सारी चीजें देके रखी, यानी यहाँ के थाइमिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर यहाँ पे ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, फिर यहाँ पे एडेनिन मोनोफॉस्फेट। इन सब में हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, इनका जो एडिशन करवाएंगे, यानी कि एक्टिवेशन करवाएंगे, फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए का, ठीक है। डीई मतलब होता है डी, जिसे यहाँ पे देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो वैसे डीई यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, फिर डी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, फिर डी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह कुछ अपना ये जो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है न्यूक्लियोटाइड। अब जब न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो चुका है तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यानी कि इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अपनी चीजें जो है वो इनिशिएट होंगी अभी, ठीक है, मतलब जस्ट अभी रेप्लिकेट होना स्टार्ट होना है। तो पहले आप यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखा दूं, फिर आपको सारी चीजें समझेंगी, ठीक है। तो ये 5' और 3' तो आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया है, अगर आपने अच्छे सुना होगा तो समझेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डीएनए का मॉलिक्यूल स्ट्रेट सा, ऐसा बनाया स्ट्रेट बिकॉज आपको अभी समझे, मैं टेढ़ा मेढ़ा बना दूंगा तो फिर कैसे समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए है, अब यहाँ पे कहीं से भी मान लो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ या फिर यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओ पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो कहीं से भी स्टार्ट होने दो, उसको हम ओ पॉइंट कहेंगे। तो इट बिगिंस स्पेसिफिक पॉइंट ओ, उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और टर्मिनेट होता है किसी भी जिस पॉइंट पे टर्मिनेट होगा उसको हम टी पॉइंट कहेंगे, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे अभी समझना, यहाँ पे ध्यान देना, जो यूनिट, अब ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, मान लो इस डीएनए के मॉलिक्यूल में ये वाला यूनिट डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। वो यूनिट अगर रेप्लिकेट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, जो भी यूनिट रेप्लिकेट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन,
याद रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर रेप्लिकॉन जो होते हैं ना, ये सेवरल रेप्लिकॉन्स टेंडम फॉर्म में होते हैं। आप कहोगे टेंडम मतलब क्या होता है, तो टेंडम का मतलब होता है टुगेदर, बहुत सारे रेप्लिकॉन एक साथ काम करते हैं, उसे हम टेंडम कहते हैं, टेंडम। ओके, याद रखना अच्छे से। तो बहुत सारे रेप्लिकॉन्स यहाँ पे बहुत सारे एक साथ काम करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिन्हें हम टेंडम कहते हैं, और ऐसा प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल नहीं होता है। ओके, अच्छे से याद रखना। चलो, तो मैंने मान लिया कि यहां से रेप्लिकेशन हो रहा है, देखो किस तरह हुआ है, ऊपर का स्ट्रैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो गया, नीचे का स्ट्रैंड नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गया, और बीच में जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में कैसे हो गए, ब्रेक से हो गए हैं। ये कैसे हुआ है, ओनली एंड ओनली ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से हुआ था। और यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे ये क्या हो गए थे, एक्टिवेट होने की वजह से, इनमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ था, और सारे के सारे जो ऊपर का यहाँ पे 5' 3' और नीचे का 3' 5', ये देखो यहाँ पे 3' 5' और ऊपर वाला कैसा है 5' 3', तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से ऊपर क्या हो गए, एकदम डिवाइड हो गए, क्योंकि अभी इनका रेप्लिकेशन करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ नया वाला यहाँ पे इस तरह नया स्ट्रैंड आ जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ये न्यू स्ट्रैंड आ जाए अगर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। और अगर यहाँ पर भी इस तरह इस साइड में भी कैसा एक नया स्ट्रैंड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ भी अच्छा खासा अपना फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह डीएनए का। तो देखो यहाँ पे ये एक डीएनए बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये एक डीएनए बन जाएगा। तो ऐसी कुछ फॉर्मेशन हुआ कि नहीं होगा, तो अभी आपके दिमाग में कुछ बातें जा रही होंगी। तो मतलब जो यहाँ पे ये ऊपर से एक न्यू स्ट्रैंड आया है, ये कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको अभी समझना है। बस यही चीज अगर आप लोग समझ लो तो सारी चीजें आपका रेप्लिकेशन समझ गया, बस यही समझना है, ठीक है। तो पहला क्या समझा, एक्टिवेशन पॉइंट में क्या देखा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल था बीच से ब्रेक हुआ, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन में इनिशिएशन पॉइंट हुआ, ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, एट द पॉइंट ओ जो एंजाइम इंडोन्यूक्लियस, अब आपको समझ चुका होगा, लास्ट में एज आया, एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, वन ऑफ द स्ट्रैंड को निक करता है, निक मतलब बीच से स्प्रेड करवा देना, ठीक है, ब्रेक करवा देना। यहाँ पे आपको समझना है, इसको ये ब्रेक करवा देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंडोन्यूक्लियस, इसकी वजह से होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे जो भी अभी देखो एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो डीएनए इस तरह मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे इस तरह जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, तो ये हमेशा याद रखना सुगर और फॉस्फेट की यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। किसकी बॉन्डिंग होती है, दो स्ट्रैंड के बीच में सुगर और फॉस्फेट की बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। और जिस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, ओके, याद रखना अच्छे से, फॉस्फोडाइस्टर, ईस्टर, ईस्टर अपना एक केमिकल कंपाउंड होता है, याद रखना, मतलब एक एलिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी इसका होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर याद रखना अच्छे से, ये चीज यहाँ पे आपको होए, इसी याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो सुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम डीएनए की बैकबोन भी कहते हैं, बिकॉज इसी की वजह से अपना डीएनए का जो स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पे, ये सारे स्ट्रैंड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको वहां पे स्ट्रैंड दिखाया था, वो स्ट्रैंड जिस बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उस बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी सुगर फॉस्फेट बॉन्डिंग कही जाती है। और ये बैकबोन होती है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की, बिकॉज इसी के वजह से डीएनए के दोनों यहाँ पे जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो इसी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है इंडोन्यूक्लियस। कौन ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इंडोन्यूक्लियस एट द पॉइंट ओ, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होना होता है, वहां पे जो इंडोन्यूक्लियस होता है वो उसे ब्रेक कर देता है, इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। और फिर कुछ इस तरह यहाँ पे अपना डीएनए फॉर्म होता है, इसे अभी अच्छे से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातों को समझना, देखो यहाँ पे आज समझ सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, लाइक देखो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, फिर लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग यहाँ पे स्ट्रैंड है, फिर यहाँ पे देखो फॉर्क का मूवमेंट है। तो ये सारी चीजें अभी आपको समझनी है, यही सारी चीजों को लाइन वाइज अच्छे से समझना है, ठीक है। ये बातें ध्यान देना, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही डायग्राम दिया है, बट थोड़ा सा वो कैसा, अभी टेक्स्ट बुक की तो डायग्राम टेक्स्ट बुक जैसी ही होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कलर डायग्राम दिखाई है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में, ये ऑरेंज कलर में यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड आया है, यही स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, और फिर यहाँ पे देखो बॉन्डिंग हो गई जो अपने न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। तो इसी चीज को अच्छे से अभी समझना है, लैगिंग स्ट्रैंड और ये सारी स्ट्रैंड के बारे में समझना है। चलो ध्यान देना अच्छे से अभी। तो सेकंड वाला कंडीशन कौन सी है, अनवाइंडिंग। जो थर्ड कंडीशन, पहला क्या था, इनिशिएशन फेज, सेकंड इनिशिएशन फेज था, और उसके पहले वाला एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और अभी डीएनए मॉलिक्यूल का अनवाइंडिंग, यानी उसे अभी अनबाइंड करना है, अलग कर देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एंजाइम था डीएनए के अंदर, एंजाइम डीएनए हेलिकेज, हेलिकेज एक टाइप का एंजाइम है डीएनए के अंदर, ये ऑपरेटेड बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इन द विसिनिटी ऑफ ओ।
विसिनिटी ऑफ ओ का मतलब है कि इस ओ ओरिजिन पॉइंट जो था, ओरिजिन पॉइंट जहां से अपना ये क्या हुआ था ब्रेकिंग, जो ऐसा फैल गया है पूरा डीएनए मॉलिक्यूल, देखो ये एक्चुअल डीएनए है ना, तो ये अभी बीच में फैल गया है, तो इसी पॉइंट पे डीएनए हेलिकेज क्या होता है, ऑपरेट होता है, और ये वीक बॉन्ड जो हाइड्रोजन के होते हैं उन्हें ब्रेक कर देता है। इन चीजों को अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। और जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का सेपरेट एंड अनवाइंड, और इसी कंडीशन में डीएनए का जो मतलब सारे के सारे स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं और अनबाइंडेड हो जाते हैं। उसी अनवाइंडेड बाय डायरेक्शनल जो होता है मतलब जो अपना स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू करता है जो वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंडीशन समझनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा पहले आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ओके, ध्यान देना अच्छे से। अब देखो, मान लो अपना डीएनए मॉलिक्यूल कुछ इस तरह था, ठीक है, कुछ इस तरह था, और ये देखो ऐसा यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह कुछ यहाँ पे ये इस तरह ऐसा हो गया, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आया, अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये पॉइंट यहाँ पे आया है इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे ये जो बच गए, ये जो यहाँ पे लाइंस है, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, अभी आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो जो ये चीज है इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, टेम्पलेट। और जो यहाँ पे ये वाई शेप्ड, मतलब देखो ना कैसे ये यूं ऐसा दिख रहा है ना वाई शेप्ड, तो इस वाई शेप्ड को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी आपको समझा होगा अच्छे से सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ठीक है। जो टू सेपरेटेड स्ट्रैंड थे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिक्वाइलिंग, भाई वापस से रीज्वाइन ना हो जाए, ये यहाँ पे इनकी बॉन्ड की पेयरिंग वापस ना हो जाए, इससे इनको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है, बाय एक यहाँ पे प्रोटीन से, SSBP। तो याद रखना अच्छे से, जब SSBP का फंक्शन कभी कभी पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। जब अपना रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है और न्यू टेम्पलेट फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे दो डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के बाद, तो वहां पे एक डर बना रहता है कि वापस से कहीं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर से ना बाइंड हो जाएं, तो उसको अनवाइंड हमेशा रखना है। इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है, एक प्रोटीन यूज होता है जिसका नाम है SSBP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब हमेशा सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करके रखेगा ऐसा प्रोटीन, तो ये हेल्प करता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। और इसी SSB प्रोटीन क्या होता है, रिमेन अटैच टू दी बोथ सेपरेटेड स्ट्रैंड। जो यहाँ पे सेपरेटेड स्ट्रैंड है इनसे क्या होता है, जो SSBP है ये हमेशा इससे अटैच रहता है, ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना अच्छे से। और ये फैसिलिटेट करता है सिंथेसाइज ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब आपके दिमाग में एक बात बड़ी होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इन सभी का न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कौन यहाँ पे, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन, तो इनका फॉर्मेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वही कौन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहली बात तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो नया स्ट्रैंड आया था ना वहां पे रेड वाला मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। और दूसरा वाला यहाँ पे, और फर्स्ट वाला कौन सा था, कि जो वहां पे अपने स्ट्रैंड है उनको हमेशा सिंगल करके रखना, उनको हमेशा सिंगल रखना, यानी कि वापस से ये स्ट्रैंड बाइंड ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करना। तो अब आपको समझा कि वो रेड वाला कहां से आया था, जो अपने ओल्ड वाले में बाइंड हो रहा था, अच्छे से नया स्ट्रैंड फॉर्म कर रहा था। तो ये बातें ध्यान रखना, जो अनवाइंड होती है उसको टेम्पलेट कहते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। ओके, फोर्थ वाला कंसेप्ट है रेप्लिकेटिंग, यहाँ पे जो फॉर्क है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको समझ चुका है रेप्लिकेटिंग फॉर्क ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो द पॉइंट फॉर्म्ड ड्यू टू अनवाइंडिंग, अब तो आपको समझा होगा ना यार कि जो दो डीएनए यहाँ पे अनवाइंड हुआ है, तो द पॉइंट फॉर्म्ड ड्यू टू अनवाइंडिंग, ध्यान देना अच्छे से, एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड अपीयर लाइक वाई शेप्ड। देखो यहाँ पे अच्छे से, ये जो वाई शेप्ड है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड गया, ये दूसरा स्ट्रैंड गया है, तो इन दोनों को तो हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं भाई, इन दोनों को हम टेम्पलेट कहते हैं। और यहाँ से जिस पॉइंट से सेपरेट हुआ है और वो पॉइंट कैसा दिखता है, वाई के शेप में, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं। आपको समझाना अच्छे से, ठीक है। तो रेप्लिकेटिंग फॉर्क होता है द अनवाइंडिंग स्ट्रैंड इंपोज स्ट्रैंड विच रिलीव्ड बाय सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क होता है ये क्या करता है, हल्का सा एक स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे, यहाँ से ये हल्का सा ऊपर स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपने अच्छे से जानते हो, कहाँ पे पढ़ा है आपने, फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में
कहाँ पे पढ़ के रखा है आपने? फिजिक्स में पढ़ा है, इलास्टिसिटी चैप्टर में, स्ट्रेन के बारे में। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो रेप्लिकेटिंग जो फॉर्क होता है ये हल्का सा स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है अदर टेम्पलेट में, जिससे कि न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाए। तो देखो यहाँ पे जरा हल्का सा यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन रहा है, बट इसके बनने का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? बिकॉज अपना रियल में अगर इधर 3 डैश तो इधर 5 डैश, और इधर 5 डैश तो इधर 3 डैश, अपोजिट होते हैं। तो ये बनेगा कैसे? 3 डैश से स्टार्ट होगा कि 5 डैश की तरफ, या फिर 5 डैश से स्टार्ट होगा 3 डैश की तरफ? तो ये सारी चीजें अभी हमको समझनी है। ये कैसे फॉर्म होगा यहाँ पे नया स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क एंड दैट SSBP एंजाइम, दैट इज सिंगल जो स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन था, उसकी हेल्प से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यही यहाँ पे एक नया क्रिएट हो रहा है। और फिर क्या हो जाएगा बाद में? इसी के साथ ध्यान देना अच्छे से, इसी के साथ बाद में यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे बन जाएंगे और अपना न्यू DNA यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इस तरह न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे और यहाँ न्यू DNA फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड समझना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। अब ये कैसे फॉर्म होगा इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो और समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ध्यान दे लो, ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं, एक्ट एज मोल्ड और टेम्पलेट। एक ही बात होती है ना यार, आपको तो पता है, कितने बार इसी चीज को मैं बताऊंगा। आपकी बुक में बार बार वही चीज लिख देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो टेम्पलेट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ये समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, तो मान लो ये है आपका छोटा सा, मैं यहाँ पे प्यारा सा DNA बनाता हूँ। ये अपना ये हो गया DNA। ठीक है, ये हो गया अपना DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ध्यान देना अच्छे से, ये थोड़ा सा DNA मॉलिक्यूल अच्छा तो नहीं है पर आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब इसमें से क्या होगा, एक स्ट्रैंड मैंने ये साइड में ले लिया और दूसरा स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे ये साइड में ले लिया। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे स्ट्रैंड साइड में ले लिए और इसमें से क्या बन गया, ये है इसके हाफ डिवाइडेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हाफ डिवाइडेड न्यूक्लियोटाइड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इस अकेले को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्या कहेंगे हम लोग इसे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अच्छे समझ लो अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, दोनों स्ट्रैंड जो यहाँ पे डिवाइड हुआ है DNA से, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। और अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाता है, इनसे DNA बन जाता है। तो ये एक तो भाई अपना ओल्ड वाला है, हमको पता है, एक ओल्ड वाला पहले से ही होता है और उससे एक नया फॉर्म होगा ना, तो इसी न्यू कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो ज्वाइन हो सके, जो ज्वाइन होकर नया DNA फॉर्म कर सके, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये DNA यहाँ पे कंबाइन हो और फॉर्मेशन कर दे नए DNA मॉलिक्यूल का, इसका फॉर्मेशन होता है सबसे पहली बात। तो ये बिगिन कैसे होगा, कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा? तो ये बिगिन होता है स्टार्ट विद द RNA। अब देखो यहाँ पे जो ये बन गया, ये क्या है, ये RNA ही है ना, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये RNA ही हुआ है ना। ठीक है, तो ये RNA मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और विद द हेल्प ऑफ RNA प्राइमर, जिसके वजह से स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, RNA प्राइमर। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, जो RNA प्राइमर होता है ये एसोसिएटेड विद द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अट्रैक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, यूरासिल, तो ये सारी चीजें, फिलहाल यूरासिल तो होता ही नहीं ना, थाइमिन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो RNA प्राइमर का फंक्शन क्या होता है, करता क्या है, RNA प्राइमर होता क्या है? तो RNA प्राइमर, पहली बात तो समझ लो कि जो RNA प्राइमर होता है, ये पहली बात फॉर्म करता है, हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी बात ये स्टार्ट करता है फॉर्मेशन 3' एंड से। तीसरी बात, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इनको एसोसिएट करवाता है। व्हाई? बिकॉज अगर मान लो कि यहाँ पे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो भी गया तो क्या ये ऐसे ही थोड़ी अटैच होगा जब तक कि इससे न्यूक्लियोटाइड इस तरह आ ना जाए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर पहले न्यूक्लियोटाइड लाना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से लाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड लाएगा न्यूक्लियोजोम से, न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या लेके आएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये लाने का काम RNA प्राइमर करता है। अब जब आ चुके हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और इस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री DNA में अटैच्ड है, तो क्या होगा, तो दीज न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, बाइंड होंगे टू दी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सी बात है जो मैंने बता दिया, ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो जाएंगे इससे ऑन द टेम्पलेट। और किस तरह बाइंड होंगे, ए जो T से, TA से, एक ही बात है, G C से और C G से, इस तरह बाइंडिंग होंगे। और इससे न्यू बॉन्डेड न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, इंटरकनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड स्ट्रैंड को जोड़ता है, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं।
सुगर फॉस्फेट के, यानी शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जब यहाँ पे ये अपना स्ट्रैंड फॉर्म हो गया तो अब ये क्या होगा, पुराने वाले स्ट्रैंड से क्या होगा, ज्वाइन होगा ना। तो जब ये ज्वाइन होगा तो फिर वो कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होगा, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये किसकी वजह से हुआ, विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब आगे चल के जो डीएनए है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कैटेलाइज होगा, और कैटेलाइज होगा किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। चलो तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं डीप में अच्छे से। तो ये देखो पेरेंटल स्ट्रैंड है अपना, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है। अभी इस तरह कुछ हमने डीएनए बनाया है, ठीक है। चलो अब यहां से क्या हुआ, ये यहां से ब्रेक हुआ, जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉर्क भी कहते हैं। वाई शेप्ड में है ना, ऐसा वाई शेप्ड में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो अब उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है कि आरएनए प्राइमर अपने ओल्ड वाले जो डीएनए था उसके 3' एंड से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा न्यू स्ट्रैंड को फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 3' से स्टार्ट किया है। बट हम लोग को पता है कि जब हमने देखा था अच्छे से स्ट्रैंड, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब हमने सारे स्ट्रैंड की बातें देखी थी यहाँ पे, तो हमने देखा था कि अगर इधर 3' है तो यहाँ पे 5' होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि अगर एक बगल में 3' है तो उसके दूसरे बगल में क्या होना चाहिए, 3' रहेगा ही रहेगा। तो अगर 3' से स्टार्ट हुआ तो मतलब दूसरा वाला जो नया फॉर्म हो रहा है वो 5' है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे जो अपना न्यू टेम्पलेट है ये यहाँ से लीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आरएनए पॉलीमर की हेल्प से आगे क्रिएट होते होते रेप्लिकेशन फॉर्क तक आएगा। और ये लीड कर रहा है ना, लीड मतलब नया फॉर्म करना। तो ये जो टेम्पलेट है ये लीड कर रहा है, कौन सी, ये 3' वाले को लीड कर रहा है। तो इसकी वजह से इस टेम्पलेट को हम लीडिंग टेम्पलेट भी कहते हैं, और जो कि ओल्ड वाले के 3' से स्टार्ट होता है टिल दी रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर वहां से दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म होता है और इनके बीच में बॉन्डिंग होती रहती है न्यूक्लियोटाइड की। ये न्यूक्लियोटाइड कौन लाया था, ये न्यूक्लियोटाइड को आरएनए पॉलीमर ने लाया था। कहां से लाया था, न्यूक्लियोप्लाज्म से लाया था। मैंने आपको बोला था, जितने बार हो सके इस वीडियो को रिवाइज करके देखोगे ना, बहुत आसान है। बस आपको पहली बार इतना ज्यादा नॉलेज आ रहा है ना, आसान नॉलेज है, बस ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपके ब्रेन में जाने में प्रॉब्लम होगी। तो बार बार अगर रिपीट करके वीडियोस को देखोगे ना तो वही चीज है, बार बार इतना कांस्टेंट नॉलेज है। बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ इवोल्यूशन नहीं है, कांस्टेंट है। अगर सेल है तो सेल वैसा ही रहेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस ही रहेगा, सेल के अंदर उसके अंदर डीएनए ही रहने वाला है, डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया में वैसा ही होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ही रहेंगे, वैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा, वैसे ही आरएनए प्राइमर रहेगा। ये फिक्स चीजें हैं, कांस्टेंट चीजें हैं, डायनेमिक नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। यह बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो ये जो डीएनए है यहाँ पे लीडिंग टेम्पलेट यानी लीड किया और नया डीएनए फॉर्म हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन बनाया था, आरएनए प्राइमर। और इसके बीच में जो ये एटीजीसी यहाँ पे जो आए हैं न्यूक्लियोटाइड, कौन लाया था, आरएनए प्राइमर ने। कहां से लाया था, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म से लाया था, ठीक है, इसे ध्यान रखना। फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड दूसरा फॉर्म होगा दूसरे स्ट्रैंड की तरफ। तो ये देखो ये यहाँ से इस तरह कुछ नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि यहाँ पे ये अगर ये देखो ये 5' था तभी ना ये 3' था। तो अगर इसके 5' के बगल में 3' के बगल में 5' बनेगा तो यहाँ 5' के बगल में 3' बनेगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये 3' यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसके बीच में भी क्या रहेंगे, ये यहाँ पे डीएनए के अंदर बीच में न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से आए थे, कौन लेके आया था, आरएनए प्राइमर लेके आया था, ठीक है, इस बातें ध्यान रखना। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके लिए इसको हम लैगिंग टेम्पलेट कहेंगे, यानी कि ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लीड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बन रहा था, आरएनए प्राइमर की हेल्प से। मैं आपको आरएनए प्राइमर दिखा भी देता हूं कैसा है। ये आरएनए प्राइमर ही क्या बनाता है, अपने स्ट्रैंड को। देखो यहाँ पे जरा छोटे छोटे यहाँ पे ये जो है ना, ये सब के सब आरएनए प्राइमर है। और यही आरएनए प्राइमर क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर नए स्ट्रैंड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और जो ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है, इससे ज्वाइन किसकी हेल्प से होता है, तो इससे ज्वाइन ये न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से होता है। ये न्यूक्लियोटाइड को कहां से लेके आता है, ये आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके आता है। तो आई थिंक अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, बिकॉज मैंने 3D स्ट्रक्चर भी दिखाया था, तो कैसे पुराने से नया बन रहा था वो चीजें अभी आप समझ चुके हो। तो चलो गाइस एक बार फिर से मैं उस चीज को आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपका जो ब्रेन है ना वो एकदम अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो देखो ये था अपना पुराना वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये अलग अलग ऐसे सेपरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ इंडोन्यूक्लियस।
किसकी हेल्प से सेपरेट हुआ था? इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और जिस पॉइंट में सेपरेट हुआ उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर ये जो स्ट्रैंड गया यहाँ पे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे नए नए अभी डीएनए का फॉर्मेशन होने वाला है। तो क्या होगा, ध्यान देना अच्छे से। जो ये ओल्ड वाला है, इस ओल्ड वाले से ये न्यू वाला जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये किसकी हेल्प से फॉर्म हो रहा है? तो ये हो रहा है आरएनए प्राइमर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ने यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इनकी हेल्प से पुराना वाला जो ब्लू है ये ओल्ड वाले से क्या हो रहा है? ओल्ड वाले से ज्वाइन हो रहा है। तो ये आरएनए प्राइमर ने क्या किया? नए नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को लेके आया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियो बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेसेस को लेके आया और ये यहाँ पे ब्लू वाले से ज्वाइन कर गया। और ज्वाइन करने के बाद अच्छा खासा एक नया स्ट्रैंड बना दिया। और ये कहां से पॉलीन्यूक्लियोटाइड को लेके आया था? ये लेके आया था कहां से? न्यूक्लियोप्लाज्म से। और ये ऐसे देखो, मान लो ये पुराना वाला स्ट्रैंड है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को फिक्स कर दिया और इसी नए वाले को पुराने वाले से यहाँ पे जाके ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जाके क्या बन गया? नया पूरा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। समझा कि नहीं? पहले क्या था? ये अकेला सा आरएनए था। ठीक है, फिर ये जब इससे ज्वाइन हो गया तो क्या बन गया? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। समझा कि नहीं अच्छे से? तो कुछ इस तरह इसका फॉर्मेशन हुआ है और जो न्यू फॉर्म हुआ है उसको हम डॉटर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अभी तो आई थिंक आपके दिमाग में यार बैठ ही गया होगा कि कैसे सारी चीजें होती हैं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ लेते हैं सारे चीजों के बारे में। ध्यान देना, कभी भी ये अपना होता है पुराना वाला स्ट्रैंड। ठीक है, ये सेंटर में होता है रेप्लिकेटिंग फॉर्क, कभी भी याद रखना। फिर ये 3' ये पुराना वाला ओल्ड वाले स्ट्रैंड का है और ये 5' इधर ये ओल्ड वाले का है। फिर उसके बाद कभी भी हमने अभी देखा था कि जो डीएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? तो अपने पुराने वाले के 3' से स्टार्ट होता है। तो पुराने वाले के 3' से स्टार्ट हुआ तो जो नया वाला फॉर्म हो रहा है मतलब वो क्या रहेगा? 5' रहेगा ना, क्योंकि अगर देखो इस तरह कुछ फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक अगर सपोज 3' है तो दूसरा वाला कैसे रहता है? 5'। तो अगर मान लो ये 3' है तो ये 5' रहेगा। ठीक है, अब अगर ये अकेला है 3' सिर्फ, इसके बगल में ये ब्लू वाला फॉर्म हो रहा है तो ये 5' बन के ही फॉर्म होगा ना। समझा कि नहीं? तभी ना फिर यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो देखो पहले से ही यहाँ पे 3' में क्या था? इस तरह यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड थे पुराने वाले के पास। ठीक है, इस तरह यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड थे। ओके, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पे पहले से ही थे। ठीक है, बट अभी ब्लू वाला भी लेके आएगा कहीं ना कहीं से। तो ब्लू वाला कहां से लेके आएगा? तो ब्लू वाला न्यूक्लियोप्लाज्म से विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर यहाँ पे इस तरह लेके आएगा और ये इससे जो ओल्ड वाला था उसके न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। समझा कि नहीं अच्छे से? अभी आपके कंसेप्ट में, ब्रेन में, दिमाग में अच्छे सारी चीजें गई होंगी। ओके, चलो तो जब यहाँ पे 3' के बगल में 5' फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो ये नया टेम्पलेट बन रहा है। तो जब ये नया टेम्पलेट बन रहा है इसको हम लीडिंग टेम्पलेट कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसकी वजह से बीच में ज्वाइन होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है यही ज्वाइन किया है ना। तो ये कहां से आया था? न्यूक्लियोप्लाज्म से। इतने बार मैंने रिपीट कर दिया ना यार कि आपको अभी याद हो गया होगा। ठीक है, और जानबूझ के मैंने रिपीट किया है बार बार, जिससे कि आपके ब्रेन में घुस जाए ये चीज, एकदम बैठ जाए, साला कोई निकाल ना पाए। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये यहाँ से 3' से स्टार्ट होता है यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन और ये जाता है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के टुवर्ड्स जाता है और इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये कंटिन्यूअसली जाते ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद रेप्लिकेटिंग फॉर्क से यहाँ पे क्या होता है? वापस से टर्न होके और ये लीडिंग यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है? अलग दूसरा फॉर्म होता है। तो ये अभी 3' वाला स्ट्रैंड फॉर्म होगा और इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस रहता है और इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, और इसी डिसकंटिन्यूअस लैगिंग फ्रैगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। और ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए हम लोग इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहा जाता है। और ये कौन बना रहा है? ये आरएनए प्राइमर बना रहा है। और जो ये लैग हो रहा है ना, लैग हम बोलते हैं ना, पबजी जब गेम खेलते हो तो हल्का हल्का ऐसा ऐसा लैग होने लगता है और प्रॉपर चलता नहीं है, बीच बीच में रुक जाता है, और अगर चलेगा तो धन से ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। जो हल्का हल्का ये यहाँ पे लैग हो रहा है, ये किसकी वजह से लैग हो रहा है? इसीलिए हम इसी लैग होने की वजह से हम इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और ये आरएनए प्राइमर की वजह से लैग होता है। बाद में ये कंबाइन हो जाएगा और नया स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है, और इसीलिए हम डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। आपके बुक में दिया है तो समझ लेते हैं, बहुत आसान है, आपको खुद लगेगा ये तो चिंदी है एकदम। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग टेम्पलेट टेक्स प्लेस। देखो
लीडिंग टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडिंग टेम्पलेट आराम से 3' के बगल में 5' विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड आराम से हो जाता है। बट बात आती है जब लैगिंग टेम्पलेट की, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर हल्का हल्का देखो यहाँ पे लैग होता है, और ऐसे फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और बाद में फिर यहाँ पे देखो ये न्यू स्ट्रैंड तो फॉर्म हो ही जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना। और फिर अपना डीएनए बन गया, रेप्लिकेट हो गया डीएनए। वो 3D वाला डायग्राम दिखाते ना, रेड और ब्लू वाला, तो वैसे ही कुछ नया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट ओकाजाकी जो यहाँ पे लैगिंग टेम्पलेट है, इसका फॉर्मेशन, इसका सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट। देखो ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट आरएनए प्राइमर दिख रहे हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में होता है, और इन्हीं फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। मतलब देखो कुछ इस तरह नया ये लैगिंग वाला टेम्पलेट फॉर्म होता है, ऐसे कुछ फॉर्म होता है, समझा कि नहीं। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे फ्रेगमेंट में बन रहा है ये स्ट्रैंड, और बाद में इसको न्यूक्लियोटाइड तो आएंगे, ऐसा नहीं है, बट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में फॉर्म हो रहा है ना, इसके लिए इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। बहुत हार्ड टॉपिक होता है गाइस ये, पर इतना आसान से मैंने बताया कि आपको 100% समझ गया होगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, जितने लोग हो सके शेयर जरूर करना, ठीक है। और ये साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, इन्होंने डिस्कवर किया था ऐसा होता है इसीलिए। और ये जो ब्रेक होता है ना, ऐसा ब्रेक, ये ब्रेक रहता है ना, ब्रेक, ध्यान देना। तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे फिर, ये यहाँ पे ऐसा ज्वाइन होगा ना, बाद में ये ऐसा यहाँ पे ज्वाइन होगा ना, इस तरह पूरा स्ट्रैंड अपना फॉर्म होने के लिए तो ज्वाइन होगा ना। जब ज्वाइन होगा तो इसे ज्वाइन कौन करेगा, तो एक एंजाइम लिगेज, लास्ट में यहाँ पे एज आया ना, तो एज क्या होता है, ये एक यहाँ पे एंजाइम है लिगेज, ये ज्वाइनिंग के लिए जाना जाता है, मशहूर यहाँ पे ये एक एंजाइम है ज्वाइनिंग के लिए। और ब्रेक करने के लिए एक प्रोटीन लाइसिन, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेज और लाइसिन दोनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह में, इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लिगेज एंजाइम ज्वाइन कर देता है इसी फ्रेगमेंटेड यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल था, स्ट्रैंड था, इसको ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। फिर बाद में आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है, जो यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर थे, इसका काम सिर्फ ये था कि ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके आ जाए, ठीक है। जब इनको न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके आ जाएगा तो फिर आरएनए प्राइमर का काम ही क्या है, ये जो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड बॉडी बना रहा है ये बाहर भाग जाएगा, इसको भगा दिया जाएगा, निकल भाई साइड में, तू तेरा काम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा। ओके, ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो नया नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा, ये फिर से एक एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत अच्छा एंजाइम होता है। ये लिगेज के बाद जब नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है इन यूकारियोटिक सेल, तो उसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक टाइप का एंजाइम है। और ये एंजाइम अपना जो लैगिंग स्ट्रैंड में ही प्रॉब्लम थी ना भाई, लीडिंग वाले में कोई टेंशन नहीं, लीडिंग में थोड़ी ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होता है। लीडिंग टेम्पलेट तो बहुत आसान सा टेम्पलेट है, सीधा 3' से स्टार्ट हुआ ओल्ड वाले के, 5' बन के और आगे चला गया, और यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा, कंबाइन हो गया। बट प्रॉब्लम्स कम्स इन दी लैगिंग टेम्पलेट। तो लैगिंग टेम्पलेट में क्या होता है, छोटे छोटे बेचारे यहाँ पे प्राइमर हैं, तो अभी इनको ज्वाइन भी करना है, तो ये ज्वाइन तो होते हैं, छोटे छोटे प्राइमर को ज्वाइन करते हैं हम डीएनए लिगेज से, बट इससे प्रॉपर एक हेलिकल स्ट्रैंड बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है यूकारियोटिक सेल में, यानी हम ह्यूमन बींग्स के अंदर वाले सेल में, क्योंकि हम यूकारियोटिक सेल होते हैं ना, ठीक है, हमारे अंदर। तो इसके लिए इस यहाँ पे एक नया एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, मरेज, ठीक है। मरेज क्या होता है, मतलब यहाँ पे कुछ एक मर मींस पार्ट को ज्वाइन करना, पार्ट्स को, बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, पार्टीशंस हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के, इनको क्या करना, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे पार्ट्स को ज्वाइन करवाने वाला एज यानी एंजाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज। और किसको ज्वाइन करा रहा है, डीएनए को, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज, समझा कि नहीं अच्छे से। ये यूकारियोटिक में होता है, यही चीज प्रोकारियोटिक में पॉलीमरेज 1 के नाम से जानी जाती है, वो वायरस बैक्टीरिया में होता है। हमको उनका क्या करना है, हम अभी अपने बारे में सीख रहे हैं, ओके, यहां ध्यान देना। और फाइनली डीएनए गायरेज एक नाम का एंजाइम है, जिसे टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। ये एंजाइम फॉर्म्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टू फॉर्म डॉटर मॉलिक्यूल। डीएनए गायरेज का नाम अच्छे से याद रखना माय डियर, और ये फाइनल अपना ऐसा कुछ डीएनए फॉर्म होता है। तो बहुत हेल्प की यार इस डीएनए ने, इसके लिए एक एप्रिसिएशन जरूर देना, ये डायग्राम ने बहुत हेल्प की आप लोगों की, ठीक है। चलो, तो कैसे फॉर्म हुआ फाइनली, जो ये डबल हेलिकल, ये इस तरह कुछ घूम के, या ऐसा घूम के, जैसे मूवी चल रही है टना घूम के, ठीक है। तो ये जो घूम के हेलिक्स फॉर्म हुआ है, तो ये डीएनए किसके वजह से, डीएनए गायरेज, किसके हेल्प से, डीएनए गायरेज की हेल्प से। फिर उसके बाद जो अभी डीएनए वहां पे पॉलीमरेज आया था, तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से क्या हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ पे जो नए नए डीएनए का मॉलिक्यूल्स था, ये स्ट्रैंड वाला यहाँ पे प्रॉपरली पॉलीमरेज यानी कि हल्का सा नया नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ।
गायरेज ने क्या किया, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, मतलब घुमावदार, ऐसा घूम घूम के यहाँ पे जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये फॉर्म किया है डीएनए गायरेज ने, ठीक है। और फिर लिगेज ने क्या किया था, लिगेज ने तो ओल्ड और नए वाले को ज्वाइन करने का काम किया था, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर इंडोन्यूक्लियस ने क्या किया था, ऐसे एंजाइम लिख लो जितने एंजाइम यूज हुए हैं और उनको लिख के एक साइड में उनके फंक्शन लिख डालो, ठीक है। तो इंडोन्यूक्लियस ने क्या किया था, ब्रेक किया था, यानी कि रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनाया था, देखो बीच से इसको यहाँ पे ब्रेक करने का काम और रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनाने का काम इंडोन्यूक्लियस ने किया था। इसने ब्रेक किया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आई थी, लैगिंग वाले टेम्पलेट में, क्योंकि इसी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, अपने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना डीएनए के, ठीक है, यानी आरएनए पॉलीमर के, आरएनए प्राइमर को हमको ऐड करना था, जोड़ना था, तो उसको एंजाइम लिगेज की मदद से हमने जोड़ दिया था। आरएनए लिगेज की मदद से जोड़ने के बाद उसको हेलिकल स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया, आरएनए गायरेज ने। और पॉलीमरेज ने क्या किया, प्रॉपर बड़ा सा स्ट्रैंड फॉर्म करने में हेल्प किया, पॉलीमर फॉर्म करने में हेल्प किया। इंडोन्यूक्लियस ने इनिशिएशन फेज के बाद ब्रेक करने के लिए हेल्प किया था, ठीक है। तो ऐसी ये सारी चीजों को याद रखना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा यहाँ पे कंसेप्ट था। और एट द एंड जहां पे लास्ट वाला प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये है अपने डॉटर डीएनए। डॉटर मतलब वो, अगर आप ऐसा मत समझना, डॉटर मतलब जो चिल्ड्रन, छोटा सा यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है, 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। इन ईच डीएनए स्ट्रैंड्स आर पेरेंटल एंड अदर वन इज टोटली न्यूली सिंथेसाइज्ड। एक तो यहाँ पे पेरेंटल होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। और 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर मॉलिक्यूल, मतलब जो डॉटर डीएनए है इसमें 50% नया वाला होगा और जो 50% रहेगा ये पुराना वाला 50% ब्लू रहेगा और रेड वाला 50%। कितनी अच्छी बात होती है जब हम कलर में अच्छे से पढ़ते हैं तो। और इसी कंसेप्ट को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। आई थिंक अब भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब टोटल कंजर्व होना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्वेशन, टोटली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाती है एक दूसरे में, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो सेमी मतलब क्या होगा कि हाफ कंजर्वेशन हुआ है। तो यहाँ पे डीएनए में अभी टोटली उसे छोड़ दो, यहाँ पे मैकेनिक्स मत लगाओ फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि हाफ ही यहाँ पे क्या हुआ है, कंजर्व हुआ है, यानी 50% अपना दूसरा और 50% दूसरा, तो यहाँ पे हाफ कंजर्व हुआ है, तो इसे हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट में रेप्लिकेशन होता है उसे रेप्लिकॉन कहा जाता है, इस बात को ध्यान देना। तो मैं तो कहूंगा ना कि यहां से 5 मार्क्स का वीडियो 100% आता है और कम से कम 2 से 3 टाइम जरूर वॉच करना, आपको 100% समझेगा, मैं गारंटी देता हूं। इतना अच्छे से आपको बताया है ना, स्टार्टिंग में जो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे याद कर लो उस डीएनए के स्ट्रक्चर को, और फिर इसके बाद स्टार्ट करना कैसे कैसे, एक माइंड में बना लो कि पहले अपना डीएनए कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होते जाएगा। यहाँ पे मतलब ये क्या है, अपना रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन गया, फिर यहीं से स्टार्ट करना। रेप्लिकेटिंग फॉर्क कैसे बना, तो यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक हुआ, ब्रेक किसने किया, इंडोन्यूक्लियस ने ब्रेक किया। ब्रेक किसको किया, तो इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया। फिर यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। ये दोनों टेम्पलेट फॉर्म हुए, ठीक है। फिर इन टेम्पलेट में यहाँ पे मान लो ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। फिर जब यहाँ पे 3 डैश 5 डैश है तो 3 डैश से स्टार्ट हुआ डीएनए का फॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर यहाँ से रेप्लिकेटिंग फॉर्क से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फॉर्क आया, यानी कि ऊपर के 3 डैश से 5 डैश की तरफ, तो यहाँ पे नया नया फॉर्म हुआ जो कि ब्रेक फॉर्म में था, इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड किसकी हेल्प से बनता है, आरएनए प्राइमर की हेल्प से बनता है। जो आरएनए प्राइमर होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इन्हें ज्वाइन करने का काम डीएनए लिगेज करता है, और इन्हीं छोटे छोटे फ्रैगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने का काम डीएनए लिगेज करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज हेल्प में आएगा, जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो इनको एक बड़ा सा फॉर्म स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रैंड कौन फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रैंड कैसे ऐसे फॉर्म कौन करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेगा, ये पॉलीमरेज की हेल्प से बहुत बड़ा सा पार्ट बना देगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज। फिर यहाँ पे डीएनए गायरेज एक काम में आया। डीएनए गायरेज क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, घुमावदार, पता है ना, ऐसे यूं 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 ऐसे, तो ऐसा नहीं तो ये स्ट्रेट ही रहेगा फिर, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट से हेलिकल देता है कौन, तो गायरेज देता है। तो ये सारे, और फिर यहाँ पे अपना प्यारा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बस इतना ही तो था, ठीक है। तो पहला था यहाँ पे, पहले ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक होने के लिए इनिशिएशन स्टेट आया, न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट हुए थे, फिर रेप्लिकेटिंग फॉर्क हुआ, फिर लीडिंग और लैगिंग टेम्पलेट बने, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर से लीडिंग टेम्पलेट, फिर लैगिंग टेम्पलेट, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे, फिर ठीक है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर, फिर उसका सारा एंजाइम यहाँ पे फॉर्म और नया बन गया,
ठीक है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है यार, वही चीज को मैंने शॉर्ट में फिर से बता दिया। तो इस वीडियो को जितने बार हो सके देखो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और बाकी ये चीज तो आप कर ही चुके हो, कहने की बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉन्टेक्ट करना, यहाँ पे नोट्स चाहिए होगा, कोई डाउट होगा, कुछ भी डाउट वगैरह तो यहाँ पे ही पूछो, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं सभी के आंसर देता हूँ, बस थोड़ा टाइम लग जाता है जरूर, बट आंसर जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे लो, स्टडी करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।